सोशोलॉजी जहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट सोशल वर्क रखा गया है, उसी का जो यूनिट 4 है हम उसी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन ये रहा कि समाज कार्य शोध किस प्रकार की खोज है। बताइएगा, जो समाज कार्य शोध है जी, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति का यूज़ होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता? सेवार्थी के या सेवार्थी को अच्छी प्रकार की सेवा प्रदान की जाए, समाज कार्य शोध भी कहता है। क्यों कहता ही नहीं कहता? बताइए। क्या ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा? यहाँ पे संख्याओं तथ्यों का संकल्पना की जाती है, ये भी चीज़ें इसमें शामिल रहती है। समाज कार्य शोध हो या पद्धति शास्त्र हो, इनमें भी इसका प्रयोग तो किया ही जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन यहाँ पर जो लगाएं वो डी आप करें। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है, मात्रात्मक शोध में किस प्रकार की तर्क पद्धति का प्रयोग किया जाता है? एक है निगमनात्मक तर्क और एक है परिरात्मक तर्क। एक सी ऑप्शन है तथ्यात्मक तर्क और डी ऑप्शन है विवेचनात्मक तर्क। तो बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का, मात्रात्मक शोध में किस प्रकार की तर्क पद्धति का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा बताइए एक बार। बी का परिणात्मक तर्क। अच्छा, आपने यहाँ पे बी बताया है, परिणात्मक तर्क। देखो, मात्रात्मक शोध में ना परिणात्मक तर्क का ही प्रयोग होता है, और आगमनात्मक तर्क अगर होता है यहाँ पे तो हम उसको शामिल भी कर लेते उसे भी। तो इनमें मात्रात्मक शोध में इन तर्क पद्धति का यूज किया जाता है, इसका प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि ऑप्शन नंबर आप अगेन बी है, नहीं अगेन तो नहीं, इसका बी लगाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन। शोध के संदर्भ में द रोमांस ऑफ रिसर्च एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस किताब है रिसर्च में, है ना। सोशियोलॉजी वाले में पूछा गया है ना। द रोमांस ऑफ रिसर्च पुस्तक की रचना किसने की? रेडमैन और मोरी ने। अच्छा, रेडमैन एंड मोरी ने अपनी पुस्तक द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? नोट करना है, नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए में उन्होंने लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न से, ठीक है, के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। बस ये परिभाषा है रिसर्च की, है ना। रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये एक परिभाषा है, ये बात आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने बात किया है, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसे आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। क्लियर रहेगा? बताइए। ये किताब आई कब थी? तो 1934 में। ये भी आप अपने कॉपी पर मेंशन कर लीजिए। 1934 में ये पुस्तक जो है लाई गई थी, ठीक है। अगला सवाल है, 4 की अवलोकित सामग्री का संभाविता। संभाविता का मतलब समझते हो सुषमा जी? संभाविता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। संभाविता का मतलब होता है
प्रोबेबिलिटी। हाँ सर, इंग्लिश में समझ में आ गया। हाँ। अब साधारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है, तो शोध के संदर्भ में बताइए किस विद्वान की परिभाषा आप लगाइए। बड़ा अच्छा चीज़ है। केवल एक ट्रिक बना लीजिएगा, अवलोकित सामग्री का संभावित, मतलब जो अवलोकन है प्रक्रिया, उस दौरान में जो मटेरियल है उसका एक संभावित चीज़ों कहाँ कहाँ पर यूज होगा। सत्यापन के लिए हम कैसे इसका पर्याप्त जो है कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति को लागू करते हैं। तो केवल कीवर्ड लिखिए, अवलोकित सामग्री का संभावित, कीवर्ड और विद्वान का नाम बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। सब फर्स्ट होगा, लुडबर्ग। लुडबर्ग, ओके। और आपने जो जवाब यहाँ पे दिया है ना लुडबर्ग का, यह ऑप्शन आपका करेक्ट है। लुडबर्ग आपका ऑप्शन करेक्ट है, ये सत्य ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट लगा। रेडमैन की परिभाषा भी आपने देखा है। समाज कार्य स्टेप में, अगर हम समाज कार्य शोध की स्टेप में बात करते हैं तो पीवी यंग का नाम हमें देखने को मिलता है। एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अन्वेषण ही सामाजिक अनुसंधान होता है। किस विद्वान का ये कथन है? किस विद्वान का ये कथन है? एक साथ रहने वाले, एक साथ रहने वाले, क्या हम एक साथ, हम की भावना, जैसे ये प्रक्रिया, इसकी परिभाषा में कहीं ना जो वी फीलिंग है, परिभाषा में हर जगह में ऐसा रिलेट कराएगा कि ऐसी प्रक्रियाएं जो है साथ साथ चल रही है सबके साथ। तो जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब क्या होता है? रिसर्च, खोज होता है ना। खोज ही सामाजिक अनुसंधान है, बिल्कुल सही बात है। परिभाषा बताइए किसकी है ये? पीवी होगा वो, सर एंकी हो, पीवीएम। नहीं बोगार्ट्स की परिभाषा है ये ना, ये बोगार्ट्स की परिभाषा है, ठीक है। बोगार्ट्स। सामाजिक अनुसंधान शोध का कारण बता दें, क्या रीजन हो सकता है रिसर्च करने का? शोध क्यों करते हो? क्या रीजन हो सकता है? सर ये तो भी ऑप्शन आएगा इसका। ऑप्शन, अच्छा, नए तथ्यों की बजाय पुराने तथ्यों का सत्यापन करना, ओके। नए तथ्यों के भी काफी सत्यापन किया जाता है और पुराने तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा हाँ, नए सर, लेकिन तथ्य। की वजह। हाँ। और फिर उसके बाद सामाजिक समस्याओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करना, वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर कार्य कारण संबंध की स्थापना करना। अच्छा, फिर बात सही है। तो ये समाज कार्य शोध का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उपर्युक्त सभी करेक्ट। 7वें नंबर का सवाल है कि किस पद्धति ने समाज कार्य की प्रकृति को 4 आधार पर वर्गीकृत किया है? 4 आधार पर वर्गीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होना चाहिए? विलियम, हाँ नहीं, विलियम रीड होंगे यहाँ पे, है ना। कौन विद्वान आते हैं? विलियम रीड आएंगे, सही जवाब होगा आपका। और प्रश्न ये है कि किस विद्वान ने समाज कार्य शोध की जो प्रकृति है, जो प्रकृति है वो 4, सॉरी, हाँ 4 आधार पर बांटा है। कौन कौन से 4 आधार है पता है विलियम रीड का? नंबर 1, वह अध्ययन जिसका संबंध सभी व्यक्ति, परिवार और छोटे समूह से होता है, वो पहला आधार है जहाँ व्यक्ति, परिवार वगैरह शामिल है। दूसरा, जहाँ संगठन, समुदाय और पॉलिसी, सोशल पॉलिसीज हैं वो। तीसरा, संबंधित जानकारी का उपयोग एवं उसका अंतिम परिणाम क्या है, ये तीसरा आधार है। चौथा, मनोवृत्ति पर शोध करना है।
सामाजिक कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग की बात करनी है, अभिसंस्करण पर बात करना है, ये चौथा था। तो 4 ऐसे आधार बताए हैं। नेचर मतलब समाज कार्य की नेचर क्या है, उन्हीं के 4 आधार पर क्लासिफाइड किया है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा पहला वाला, ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, तो ध्यान दीजिएगा समाजशास्त्र के विगत वर्ष के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, परंतु अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो ये प्रश्न मैथोलॉजी के है, इसलिए रिसर्च के हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। चलिए एक सवाल और लेते हैं। शोध की प्रकृति पर गार्डन महोदय ने विचार निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल है। इनके कई तत्व हैं, है ना, इन तथ्यों पर हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ऑप्शन डी होगा सर। ओके, ऑप्शन डी आप बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता दूं मैं, ऑप्शन डी ही करेक्ट जवाब है। ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि सामाजिक समस्याओं का समाधान, सिद्धांतों का समन्वीकरण और उत्तम परिणाम की चेष्टा करना, ये शोध की प्रकृति है। ये बात गार्डन महोदय के बारे में कहा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी आपके करेक्ट है, ये आपके सभी करेक्ट है। चलिए एक और सवाल लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान समाज कार्य शोध के क्षेत्र से संबंधित है। सी ऑप्शन आएगा ए और बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करेंगे तो सही जवाब इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्ल पियर्सन भी आते हैं और पीवी यंग भी आते हैं, इसलिए ए बी दोनों करेक्ट रहेंगे यहाँ पे, और दोनों ही यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्लूटर ने समाज कार्य शोध के कितने चरणों की चर्चा की है। तो कुल टोटल अगर हम बात करें 10 में, हाँ 15 चरणों पर बातचीत किया है। कितने चरणों पर बात किया है, 15 चरणों पर बात किया है स्लूटर ने। सी आर कोठारी ने 11 चरण पर बात किया है। सी आर कोठारी ने 11 चरण पर बात किया है। ठीक है, राम आहूजा ने 6 चरणों पर बात की है। राम आहूजा ने 6 चरणों पर बातचीत की है। ठीक है, अभी एमपी सेट में मेरे 63 क्वेश्चन सही है सब्जेक्ट के। पॉसिबिलिटी है कि ना ऐसे में 63 क्वेश्चन आपके सही है। और सही है, फिर तो आपका 63 का मतलब क्या हो गया कि कौन सी कैटेगरी है, एसटी में। अच्छा एससी में, ओके। चलिए फाइट करोगे आप भी, है ना, अच्छे खासा। सी आर कोठारी ने शोध प्रक्रिया में कितने चरणों पर चर्चा की है। 11 चरण अभी मैंने बताया है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। राम आहूजा के 6 चरण है, और इनमें जैसे अगर बात करें कौन कौन से चरण की उन्होंने चर्चा की है, जरा बताइए।
बताइए मुझे एक बार चरण। 6 चरण है ना उनके। अच्छा, अध्ययन समस्या का निर्धारण पहला है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें, शोध प्रारूप को तय करना। तीसरा, निदर्शन की योजना बनाना। चौथा, आंकड़ों का संकलन करना। पांचवा, आंकड़ों का विश्लेषण करना। छठा, प्रतिवेदन तैयार करना। प्रतिवेदन तैयार करना। इस तरीके से इन्होंने ये 6 चरणों पर बातचीत इन्होंने किया। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल था ये। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 13, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रथम चरण में शामिल है? प्रथम चरण में शामिल है। हम्म, ओके। तो यहाँ मैं आपसे बता देता हूँ, यहाँ सी ही सही जवाब है कि शोध समस्या का गहन और व्यापक रूप से समझना होता है, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध समस्या का प्रकार है? ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है, जरा बताइए। प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा सही जवाब होना चाहिए? ऑप्शन डी आप बता रहे हैं, और यहाँ आपको बता दूं मैं कि डी ऑप्शन ही आपका ये जो है करेक्ट है। पहला ये है कि शोध समस्या के स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप का एक कथन, पूर्व कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अनुसंधान और विकल्पों की भूमिका, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। डी आपका करेक्ट जवाब है। डी आपका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन साहित्य समीक्षा का महत्व है? क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ही। आधारों का सिद्धांत स्थापित किया जाता है अनुसंधान के आधारों पर। अनुसंधानकर्ता को दिशा प्रदान की जाती है। साहित्य पद्धति का उचित चुनाव के संबंध में मार्गदर्शन भी दिया जाता है। बात सही है, ये साहित्य समीक्षा का इंपॉर्टेंस है। अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 16, किस विद्वान ने उद्देश्य तथा परिकल्पना निरूपण के संदर्भ में अस्थायी परिकल्पना के निर्माण को वैज्ञानिक विधि का एक आवश्यक पद माना है? किस विद्वान ने माना है उद्देश्य तथा परिकल्पना का निरूपण के संदर्भ में? ऑप्शन फर्स्ट बता रहे हैं आप, और डी यहाँ पे करेक्ट होगा। स्केटस आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
तो स्टेटस आपका करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, इन्होंने कहा उद्देश्य तथा परिकल्पना निरूपण के संदर्भ में अस्थायी परिकल्पना। ठीक है, नाम है स्टेटस। 17 है परिकल्पना एक अनुमान है जिसे अंतिम अथवा अस्थायी रूप से किसी निरीक्षित तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया हो और जिससे अन्वेषण को पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है। तो परिकल्पना निरूपण के संदर्भ में किस विद्वान की परिभाषा बन जाएगी हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 17 गुड डे एंड स्टेटस नाम आएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। 18 में निम्नलिखित में से कौन शोध अभिकल्पना का प्रकार नहीं है ना? रिसर्च डिजाइन में उसका टाइप नहीं है। डी वाला टाइप नहीं है, डाटा संकलन टाइप नहीं है, बाकी आपके सारे टाइप है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 है निम्नलिखित में से कौन अभिकल्पना का महत्व है, डिजाइन का इंपॉर्टेंस बताना है। 19 नंबर का सवाल। और देखो तथ्यों का संकलन में सहायक होना अभिकल्पना का इंपॉर्टेंस होगा। अध्ययन का उचित दिशा प्रदान करना भी होगा। अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करना भी होगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि डी ऑप्शन लगाइए, डी वाला ऑप्शन करें। 19 का डी सही माना जाएगा। 20 नंबर का सवाल कि नमूना विकल्प की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए सुषमा जी। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, आवाज जा रही मेरी? बताइए। हेलो। अभी जो यहाँ पर ऑप्शन है डी वाला, यह ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। 21 निम्नलिखित में से कौन नमूना की उपयोगिता नहीं, मतलब सैंपल की जो है उपयोगिता नहीं बताई गई है। क्या जवाब करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 उपयोगिता नहीं, तो वो ऑप्शन ए है, डेटा सर्वेक्षण नहीं है, बाकी सभी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। स्रोत को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 स्रोत को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 हाँ, सूचनाओं का संकलन, ऑप्शन सी सही है। 24 निम्नलिखित में से कौन डेटा या आंकड़ों के प्रकार में शामिल किया गया है। 24 डी यहाँ पे सभी होगा, या गुणात्मक भी होगा, भौगोलिक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। ये डी आपका सही रहेगा 24 में। 25 में निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े प्राथमिक स्रोत में शामिल नहीं है। अब देखिए प्राथमिक स्रोत कौन से, द्वितीय अच्छा, सही जवाब लिखित परीक्षण आपने बताया है, डी सही ऑप्शन है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 26 प्रविधि एक समाज वैज्ञानिक के लिए वे मान्य एवं सुव्यवस्थित तरीके हैं जिन्हें वह अपने अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाता है। डेटा संग्रहण के संदर्भ में किस विद्वान ने परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोफेसर अगर हम बात करें तो मोजर। क्वेश्चन नंबर 27 तथ्य प्रक्रमण प्रक्रिया को डैश कहा जाता है जो आंकड़े को नियमित रूप से संचालित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 नहीं, यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, डेटा प्रोसेस होता है, डेटा प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 28 विषय वस्तु से संबंधित विचार को कहा जाता है। बी संदर्भ लेखन कहते हैं उसे। विषय वस्तु के संबंधित विचार को संदर्भ लेखन कहा जाता है।
29, निम्नलिखित में से कौन प्रतिवेदन से संबंधित मूलभूत तत्व है या तथ्य है? 29 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि उद्देश्य की जानकारी भी मिलेगी, प्रतिवेदन वस्तु के वस्तु जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य की जानकारी, प्रतिवेदन बनाने में ग्राफ और अध्ययन की विधियाँ। इसलिए मैं आपसे कहूँगा 29 में डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन रिपोर्ट लेखन की विशेषता है? 30, तो सही जवाब क्या होना चाहिए? डी आएगा। वैज्ञानिक विवेचना भी होगा, सरल भाषा भी होगा, आवश्यक निष्कर्ष भी होगा, इसलिए डी सही है। 31 में देखा, पैराफ्रेजिंग का अर्थ बताना है। पैराफ्रेजिंग का अर्थ हमें बताना है, सही क्या होना चाहिए यहाँ पर? पैराफ्रेजिंग का ओके, कोई बात नहीं, अब हम इस पर बात करते हैं। पैराफ्रेजिंग जो शब्द होता है वो बेसिकली अभिव्यक्ति का अन्य तरीका ही है ना, अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। 32, सांख्यिकी शब्द के आधुनिक अर्थ का प्रचलन 18वीं सदी में सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? 32 का सही जवाब क्या होगा? हाँ, ग्राट जो है गाट फ्राइड आकेनवाल सांख्यिकी शब्द का बेसिकली 18वीं सदी में सर्वप्रथम विद्वान का नाम आता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सांख्यिकी अनुमान व संभाविता का विज्ञान है। सांख्यिकी के संदर्भ में किस विद्वान की परिभाषा ये दी गई है? सांख्यिकी वगैरह पढ़ा चुका हूँ, बताइए यार। 33 का सही जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, बोडिंगटन, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी की उपयोगिता नहीं है? 34 उपयोगिता नहीं है और डेटा विश्लेषण है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। 35 सांख्यिकी की सीमाओं को लेकर किस विद्वान ने परिभाषा दी है? क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, क्रॉस्टन और गाउडन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सांख्यिकी अन्वेषण के दौरान अन्वेषणकर्ता को डैश चरणों में या चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। कितने चरणों से सांख्यिकी अन्वेषण को गुजरना पड़ता है? 36 कितने चरण होंगे सांख्यिकी अन्वेषण के? 5 चरण होंगे। सांख्यिकी अन्वेषण के कितने चरण होंगे? 5 चरण होंगे, और यही 5 चरण आपके करेक्ट माने जाएंगे। सांख्यिकी अन्वेषण के दौरान अन्वेषणकर्ता को 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 36 का ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब होगा। वर्णनात्मक सांख्यिकी में अध्ययन किया जाता है, बताइए किसका? ऑप्शन डी आप यहाँ पे बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37 का, और 37 का बल्कि ऑप्शन जो होगा वो पहला सही है। वर्णनात्मक सांख्यिकी में अध्ययन जो किया जाता है वो विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है, ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 पैरामेट्रिक टेस्ट के माध्यम से डैश के बारे में विस्तृत धारणाएं बनाई जाती हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट के माध्यम से जनसंख्या के बारे में विस्तृत धारणाएं बनाई जाती है, इसलिए ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा। 39 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए आप। पहला कथन कहता है कि आंकड़े तथ्यों के वे समूह हैं
जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक अप्रभावित रहते हैं। दूसरा है आंकड़े संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं। अब उपर्युक्त कथनों में बताइए कौन सा कथन सत्य है। हाँ, पहला गलत आ गया है, दूसरा सही है, इसलिए केवल केवल ऑप्शन सेकंड सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, अगेन आपको विचार करना है। आंकड़ों द्वारा किसी भी विषय से संबंधित यथार्थ, शुद्ध व संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है और किसी क्षेत्र के विकास से संबंधित परियोजना की सफलता सही आंकड़ों के संकलन पर निर्भर भी करती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। हाँ, दोनों कथन सही है ना। एक विषय से संबंधित यथार्थ और शुद्धता संक्षिप्त जानकारी देगा और दूसरा विकास के संबंध में परियोजना का सफलता सही आंकड़ों का संकलन पर निर्भर भी रहेगा, इसलिए आपका दूसरा यानी थर्ड वाला सही रहेगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे आपको चरण के साथ सम्मिलित करना है। प्रथम चरण कहाँ पर शामिल होगा। हाँ, तो समस्या का चुनाव प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में अगर बात करें तो विषय संबंधित साहित्य लिटरेचर यानी लिटरेचर ऑफ रिव्यू। तृतीय चरण की बात करें तो शोध के उद्देश्य को स्पष्ट करना। चतुर्थ चरण की बात करेंगे तो अध्ययन की उपकल्पना को स्पष्ट करते हुए व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, आपने डी सही बताया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शोध संबंधित तथ्यों के वर्णन व निष्कर्ष के बीच अंतर स्थापित करना विश्लेषण कहलाता है। दूसरा है परिमार्जन आंकड़ों के विश्लेषण का एक चरण होता है। बताइए इनमें कौन सा सही कथन है। शोध संबंधित तथ्यों का वर्णन निष्कर्ष बीच अंतर स्थापित करना विश्लेषण कहलाता है, ये सही बात है। परिमार्जन आंकड़ों का विश्लेषण का एक चरण है, ये गलत है, मॉडिफिकेशन नहीं है चरण। यहाँ केवल केवल पहला ऑप्शन सही रहेगा, एक करेक्ट है आपका। 43, अगेन आपको विचार करना है। विश्लेषण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद कार्यकर्ता निर्वचन की तैयारी करता है और दूसरा है आंकड़ों के संसाधन का प्रथम चरण संपादन होता है। दूसरा गलत हो गया है और तीसरा विश्लेषण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद जो है कार्यकर्ता निर्वचन की तैयारी करता है, ये बात सही है, इसलिए ऑप्शन अगेन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। सुमलित आपको करना है ना। क्वेश्चन नंबर 44 में स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, बताइए एक बार। ओके, बताइए जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 44। प्रथम चरण जानते हैं पर्यवेक्षण का होता है, ठीक है। द्वितीय चरण की अगर हम बात करते हैं तो ओके, तृतीय आपका परिमार्जन है और चौथा आपका संपादन है ना। अब यहाँ पे देखिए आंकड़ों संसाधन का प्रथम चरण संपादन है, नहीं प्रथम नहीं है, चतुर्थ है ना, ये बात ध्यान रखिएगा और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। 45 बताइए। पर्यवेक्षण, परीक्षण, परिमार्जन, संपादन के सामने सम्मिलित करना है दूसरी सूची से। पर्यवेक्षण जो है आंकड़ों की विशिष्टता का अवलोकन करेगा और परीक्षण जो है अनुभवी समाज कार्यकर्ताओं की सहायता की जा सकती है ना। और परिमार्जन जो है पुनरावलोकन करेगा, संपादन जो है गुणात्मक सुधार की सहायता की जा सकती है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रतिदर्श और निदर्शन विस्तृत समग्र का लघुत्तर प्रतिनिधित्व है, ये बात गुड्डेन हार्ट की है, क्या ये बात सही है।
बिल्कुल सही है। निदर्शन जो है समग्र का वह भाग है जिसका चयन हम जांच पड़ताल के उद्देश्य से करते हैं, ये भी सही है, इसलिए आपका 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निदर्शन से प्राप्त जो परिणाम है समस्त समग्र पर लागू होता है, और दूसरा है संभावित और असंभावित च अद्वय, च मतलब और अद्वय निदर्शन के 3 प्रकार हैं। हाँ ये गलत, हाँ बिल्कुल 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 राइट, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसंधान को न्यूनतम प्रयास लागत और समय के साथ संचालित करने हेतु प्ररचना का निर्माण अति आवश्यक है। और दूसरा, प्रश्नों को मौलिक उत्तर प्रदान करने या प्रदान करना प्ररचना का उद्देश्य नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए होगा 48 का। 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रुटि प्रसरण पर नियंत्रण और प्ररचना के उद्देश्य में एक है, और दूसरा है आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए उचित श्रेणियों का चुनाव और प्ररचना का एक अंग है। इनमें आपको कथन सही बताना है 49 का। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा यहाँ पे, है ना। त्रुटि प्ररचना का नियंत्रण प्ररचना के उद्देश्य में से एक माना जाता है, और आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए उचित श्रेणियों का चुनाव भी प्ररचना का एक अंग माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, पहला दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 50, विचार करना है। पहला पॉइंट है आंकड़े तथ्यों का संख्यात्मक वितरण है या विवरण है। दूसरा फिर कहता है कि इन्हें परस्पर संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरा कहता है कि ये राज्य और प्रशासन से संबंधित तथ्य है। उपर्युक्त में बताइए कौन सा तथ्य जो है या कथन जो है सही है। आंकड़े तथ्यों का संख्यात्मक वितरण है, इन्हें परस्पर संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ये राज्य के प्रशासन से संबंधित तथ्य हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? उपर्युक्त में से कोई नहीं है, 1 2 3 बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत में वर्तमान सामाजिक दशा से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, बात सत्य है। वही द्वितीयक स्रोत में भी अगर हम बात करें तो किसी सामाजिक संस्था के विकास से संबंध में आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, ये भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा सही है। 52 देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता की रुचि के संदर्भ में, आपकी रुचि के संदर्भ में कुछ कथन हैं, जरा बताइए। सामाजिक प्रक्रियाओं की खोज और विवेचना करना, बिल्कुल सत्य बात है। सामाजिक सुधार के प्रयास, गलत होगा ये, क्योंकि सामाजिक शोध करता है आप। और थर्ड, सामाजिक घटनाओं की प्रवृत्ति, यानी आपका पहला तीसरा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निदर्शन की समस्या से संबंधित विचार कीजिए। विचार कीजिए। निदर्शन का आकार की समस्या गलत, अभिनति निदर्शन की समस्या सही है, और समांतर निदर्शन सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। 2 और 3 आपके करेक्ट होंगे। ठीक है। 54 कहता है विचार करने के लिए कि आंकड़े का संकलन व्यवस्थित ढंग से पहले या पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संभव होता है, गलत है ये। और भौतिक आंकड़ों की अपेक्षा सामाजिक आंकड़ों का संकलन और प्रमाणन कठिन होता है, ये बात सत्य है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल सेकंड आपका यहाँ पे सही माना जाएगा 54 का। ठीक है। 55 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सार्वजनिक प्रलेखन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकाशित और एक अप्रकाशित।
सही है। अप्रकाशित सार्वजनिक प्रलेख में वे रिकॉर्ड आते हैं जो कंपनियां, सरकारी दफ्तर आदि द्वारा दिन प्रतिदिन की कार्यवाही होती है उसमें सुरक्षित रखे जाते हैं, ये भी सही है ना। 55 का ऑप्शन कौन सा सही चला गया? सी। 56 बताइए। समाजकारी शोध विभिन्न चरणों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है और इन चरणों को एक दूसरे से संबंधित है। सही है। शोधकर्ता को शोध हेतु समूह, समुदाय, क्षेत्र से संबंधित समस्या का चयन करना चाहिए जिससे शोध अवधि के दौरान लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। शोधकर्ता हेतु ऐसे समूह, समुदाय, क्षेत्र के संबंध में समस्या का चयन करें। अब ऐसा थोड़ी है कि हमें ऐसे ही गोल लेना है जिसमें बराबर परिवर्तन होते रहे। जिसमें बराबर परिवर्तन नहीं होते उसको भी लेना होगा, गलत स्टेटमेंट है। 56 का केवल और केवल पहला ऑप्शन सही जाएगा। 57, अच्छे प्रश्न वही होते हैं जो किसी आदेश का उल्लेख ना करें, व्यवहार का ही उल्लेख करें। सही बात है। सामान्यतः प्रश्नावली का प्रयोग दुरुपयोग और विशिष्ट शोध हेतु किया जाता है, गलत बात। केवल ऑप्शन पहला सही है आपका। तो सुषमा जी केवल आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे समाज शास्त्र के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उन प्रश्नों पर बात करेंगे। उसमें देखेंगे कि रिसर्च से कौन कौन से प्रश्न आए हैं और यूनिट नंबर 1 से लेकर 4 तक कौन कौन से प्रश्न आए हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी सेंड कर देते हैं, ठीक है। याद नहीं आता है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली, ठीक है। मैं आपको सेंड कर दूँगा।